थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले मैं यहाँ पर वेलकम करना चाहूंगी मिसेस किरण अग्रवाल मैम, चेयरपर्सन द सेज ग्रुप। फिर मैं वेलकम करना चाहूंगी मिस साक्षी अग्रवाल मैम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द सेज ग्रुप। और हमारे आज के मुख्य अतिथि जो हैं मेघदीप बॉस, ही इज अ फेमस म्यूजिशियन। वेलकम सर, एंड आई रिक्वेस्ट यू राजीव श्रीवास्तव सर कि आप द सेज ग्रुप के बिहाफ पर आप वेलकम करें, प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू सर। बिल्कुल, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू वेलकम। सबसे पहले हम अपनी चेयरपर्सन मैम श्रीमती किरण अग्रवाल जी का वेलकम करना चाहते हैं। हमारे सेज ग्रुप की चेयरपर्सन मैडम हैं और एक इमर्जिंग सोशल लीडर हैं। हमारे सेज ग्रुप की इसमें हम उनका भी वेलकम कर रहे हैं। अब यंग, वाइब्रेंट, विजनरी, हैज लॉट ऑफ vision and mission, everything. She is bundle of energy. Thank you, sir. Einstein of our group, I call her. Oh, no. Thank you. Big opportunity for me to welcome those. He is a very famous musician, music composer, music director, and he is himself a wonderful singer. बहुत शुरू से मेघदीप को देखते हैं तो उनके अंदर एक म्यूजिशियन छुपा हुआ है। एक म्यूजिक की फैमिली से हैं। आपके पिता दादा दिलीप बोस भी एक बहुत अच्छे म्यूजिक के कंपोजर हैं। बहुत अच्छा, उनके कहना चाहिए फैमिली में ही पूरा म्यूजिक है बहुत, और सभी लोग बहुत ही अच्छा गाते हैं। मेघदीप तो इज डूइंग वंडरफुल। एक से एक पिक्चरों के गाने वो अभी खुद बताएंगे आपको। धोनी पिक्चर थी उसका बनाया, मैरी कॉम का था उसका बनाया, और जाने कौन कौन से अवार्ड मिल रहे हैं बताते रहते हैं वो, हमें तो समझ भी नहीं आते। आपका बहुत बहुत वेलकम मेघदीप। थैंक यू सो मच। जितने प्रोफेसर्स लोग बैठे हैं उनका बहुत बहुत वेलकम। हमारे जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं उनका बहुत बहुत वेलकम। ये प्रोग्राम हमारा यूट्यूब और फेसबुक के तमाम चैनलों पे लाइव भी चल रहा है। जो लोग वहां से देख रहे हैं उन सबका भी स्वागत। थैंक यू।
या जमुना। यस, थैंक यू सो मच सर। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मिसेस किरण अग्रवाल मैम, चेयरपर्सन द सेज ग्रुप। आई रिक्वेस्ट यू मैम कि आप हमें द सेज ग्रुप के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें, आज हमारे साथ हमारे गेस्ट होने की। थैंक यू जमुना, मुझे स्क्रीन देने के लिए। हाँ, आपने पीपीटी तो दिखाई दिया है। सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत स्वागत है। काफी अच्छी, अभी तो गैदरिंग और बढ़ेगी, पर अभी भी 262 अराउंड है। तो सेज ग्रुप के बारे में थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताऊंगी। सेज ग्रुप जो कि आवास और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी क्वालिटी और अति उत्तम नीतियों की वजह से कई अवार्ड जीत चुका है। बच्चे की शिक्षा के क्षेत्र में पहला कदम रखने से लेकर इस लायक बन जाने तक कि वो समाज में अपनी सेवा दे सके, सेज ग्रुप, सेज इंटरनेशनल स्कूल, SIRT, SIRTE, SIRTS, फार्मेसी, MBA, सेज यूनिवर्सिटीज जो कि इंदौर और भोपाल को अपनी सेवाएं दे रही हैं, के साथ अपनी जड़ें और शाखाएं फैलाता जा रहा है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन की फील्ड में भी भोपाल में 7 जगहों पर सभी तरह के फ्लैट्स और बंगले काफी अच्छी क्वालिटीज के साथ प्रोवाइड कर रहा है। सेज ग्रुप सेज फाउंडेशन के रूप में समाज को अपनी समाज सेवा के रूप में भी काम कर रहा है, जिसमें जैसे पॉलीथीन फ्री भारत बनाना, और अभी तो इतनी विकट परिस्थितियों में उसने काफी मदद की समाज की कई तरह से, जैसे मास्क प्रोवाइड करना, इसी तरह भोजन प्रोवाइड करना, कई तरह से उसने मदद की है। तो एक इफ सेज फाउंडेशन जो है ये समाज के लिए ही कार्य कर रहा है। वैसे तो पूरा सेज ग्रुप ही कर रहा है, पर सेज फाउंडेशन एक जो निम्न तबका है, या हम कहें जो ज्यादा जरूरतमंद लोग हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट मदद की जरूरत है, उनके लिए भी काम कर रहा है। इसी तरह एक वन बंधु परिषद संस्था है, फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ और भोपाल चैप्टर की महिला विंग की प्रेसिडेंट हूँ। वह भी इसी तरह समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है, एकदम जेन्युइन वर्क कर रही है। उसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफ करूंगी मैं। बहुत गर्व की बात है कि समाज संभाव और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन में 26 फरवरी 2019 को गांधी शांति पुरस्कार 2007 से महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा एकल अभियान ट्रस्ट को सम्मानित किया गया। ये अभियान करता क्या है? अभियान सबका अभियान है। सभी के सहयोग से वन बंधु परिषद ऐसे ग्रामीण और आदिवासी बच्चों को शिक्षा व संस्कार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां कोई भी संस्था नहीं पहुंच पाई है। एकल अभियान ने ग्रामीण और वनवासी उत्थान के लिए 30 वर्षों की यात्रा के बाद 1 लाख विद्यालयों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 1 लाख विद्यालय यानी 1 लाख गांवों में, क्योंकि ये एकल विद्यालय होते हैं, एक गांव में एक स्कूल, तो एकल विद्या 30 लाख मतलब 1 लाख गांव में ये 1 लाख विद्यालय चला रहा है। तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है, जिसके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी थी। संस्था द्वारा समय समय पर वर्ष में 6-7 बार एकल विद्यालय दर्शन के लिए वन यात्राओं का आयोजन किया जाता है। तो इस वन यात्रा में जो भी इच्छुक हैं उन्हें अवश्य जाना चाहिए, जो सच में करना चाहते हैं कुछ समाज के लिए, देश इस संस्था से जोड़ के देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो अवश्य मैं इसमें चैट बॉक्स में भी हम संपर्क नंबर लिख दूंगी। एक योगेश जी हमारे मतलब आप जुड़ के आपको एक मार्ग दिखाएंगे, तो उनसे आप बात कर सकेंगे। तो मैं उसमें एक नंबर लिख दूंगी, और किसी भी यूट्यूब पे आप वन बंधु भी डालेंगे या फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी डालेंगे, तो इसके बारे में कहाँ कहाँ कैसे काम हो रहे हैं ये सब चीजें आ जाएंगी। तो वन यात्रा करके हम लाइव उसका दर्शन करवाते हैं कि किस तरह से एकल चल रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। वन बंधु परिषद भोपाल चैप्टर द्वारा वर्तमान में लगभग 500 स्कूल बरेली एवं होशंगाबाद अंचल में संचालित हो रहे हैं। हमारे द्वारा, जो हमारे डायरेक्ट प्रयास के द्वारा 500 स्कूल अभी रन कर रहे हैं। सेज फाउंडेशन के अंतर्गत ही, जो मैंने पहले बताया, सेज ग्रुप चला रहा है। हर वर्ष वो 100 से 150 स्कूल अभी तक लेता आया है हर साल। जैसे कि 22,000 स्कूल में 22,000 रुपए में एक स्कूल रन करता है, साल भर का खर्चा उसका होता है। तो ये चीजें वो इतने स्कूल लेते आए हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये बहुत अच्छी नेटवर्किंग, क्योंकि गांव से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी नेटवर्किंग बनाते हुए और लोगों को
जागरूक करना कि किस तरह स्वच्छता रखें, किस तरह से कोविड से निपटेंगे वो, तो गांवों में गांव वालों के साथ मिलके उनको सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है, जागृति प्रदान कर रहा है। तो आप इसके द्वारा दिया गया दान का उपयोग वनवासी बच्चों की शिक्षा, संस्कार और ग्राम के विकास के लिए किया जाता है। वन बंधु परिषद का लक्ष्य स्पष्ट है, करोड़ों वनवासी बंधुओं के द्वार तक शिक्षा विकास का प्रकाश पहुंचाना। शिक्षित भारत, स्वस्थ भारत, समर्थ और स्वाभिमानी भारत की कल्पना को साकार रूप देना है। थैंक यू सो मच मैम। हाँ बिल्कुल मेघदूत जी, आपका मैं बिल्कुल स्वागत करती हूँ। और अब आपको, क्योंकि सब आपको ही सुनने आए हैं, तो आप आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। सो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी मेघदीप बोस सर के साथ। भारतीय संस्कृति में एक हस्ताक्षर के रूप में पहचान बनाई है और यह हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश इंदौर से है। चार पीढ़ी से साथ लेकर चलने वाले मेघदीप बोस की रग रग में संगीत बसा हुआ है। मेघदीप बोस ने विशाल शेखर, सुलेमान, अमित त्रिवेदी जैसे कई बड़े संगीतकारों के साथ काम करके अपनी अलग पहचान बनाई है। सलमान खान की हिट फिल्म टाइगर जिंदा है, स्वैग से स्वागत, स्लो मोशन में, बोल दो न जरा जरा, 10 बहाने, तुझे अपना बनाना है, तो मैं फिल्मों में और गाने और आज हम सबके बीच इतनी प्रसिद्ध शख्सियत मौजूद है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी द सेज ग्रुप की तरफ से। आई रिक्वेस्ट यू सर कि अब हम आपसे स्टार्ट करें। अनम्यूट करना है मेघदीप को। Yeah, my mic went off. Hi, can you hear me? Yes, very clearly. Hi. Yes. Thank you so much for having me here. And it feels really great amongst family and the people of my city. So काफी अच्छा लग रहा है। And I hope आप सबका लॉकडाउन टाइम भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। I think things have opened up partially. So we are here to talk about a bit of music. So Jamna ma'am, you'll have to steer me through the session. ओके अच्छा, आज हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की, क्योंकि आप बहुत एक यंगस्टर हैं, और किस तरीके से आपने अपने करियर की शुरुआत की है। जैसा आपने अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि आई एम अ 4th जनरेशन, तो संगीत हमेशा से, संगीत एक तरीके से विरासत में मिला है। एंड संगीत मेरे लिए एक आर्ट या एक स्किल से सबसे पहले, उससे भी पहले एक वर्च्यू है। मेरी वे ऑफ लाइफ है संगीत। और क्योंकि मैं बाबा का रियाज सुनते सुनते बड़ा हुआ हूँ बचपन से, सो इट इज नॉट जस्ट a career option for me, but it was always been the way of life. And my father happens to be the very first music producer of Central India. And उन्हीं को देखते देखते मैं स्टूडियोज में उनके सेशंस देखता था, वो देखते देखते बड़ा हुआ हूँ। और पिताजी की सबसे यूनिक बात ये थी कि उन्होंने कभी भी मुझे किसी क्लासिकल ट्रेनिंग में अपने मन से, अपने डिसीजन से नहीं डाला। उन्होंने मेरा वेट किया कि मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं और अपने गुरु खुद चुनूं। तो इसी कारण जो मेरी पूरी स्कूल लाइफ थी वो ऑब्जर्वेशंस में बीती है। इंस्टेड ऑफ लर्निंग थिंग्स, इंस्टेड ऑफ फॉर्मली लर्निंग थिंग्स, ऑब्जर्वेशन हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीचर फॉर मी। एंड कहना चाहिए वो जो मेरी संगीत की प्राथमिक शिक्षा है वो ऐसे ही हुई है। पापा को स्टूडियोज में काम करते हुए देखना, उनके सेशंस, वो किस तरीके से डायरेक्ट कर रहे थे सेशंस। He used to work with musicians down south in Bombay. So मेरा इनिशियल जो सफर रहा, it was primarily observing him in the studios. And afterwards, after I finished my school life, is when I opted for formal education in music. And I chose to learn Western classical. And piano was my primary instrument, so I've learned piano, and I've learned Rabindra Sangeet, I've learned Indian classical, a bit of it.
And in 2012, I was selected for the Berklee College of Music, which is one of the most prestigious colleges in the world. But due to certain shortcomings, I had to drop that plan. And 2013, I moved to Mumbai. So us waqt se, then there was no looking back, and that is where my career started in the film industry. ओके जैसे कि आपने बहुत काफी बड़े बड़े जो म्यूजिशियन हैं उनके साथ आपने काम किया, कुछ ऐसी यादगार बातें जो आपने उस टाइम आपकी याद रही हो, कुछ ऐसे पल? आई थिंक हर प्रोजेक्ट अपने आप में एक खूबसूरत अनुभव मेमोरी क्रिएट करता है। हाँ जी, हाँ जी जी, प्लीज कंटिन्यू। आई थिंक आपकी आवाज बीच में कट गई थी, मैं पूरा सुन नहीं पाया था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं एक मेमोरी क्रिएट करता है, तो उसमें कुछ यादगार, जैसे कि आपने इतने हिट सॉन्ग ये सलमान खान के साथ करे हैं, आपने काफी बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ किया, प्रियंका चोपड़ा के लिए, मेरी कॉम के लिए आपने सॉन्ग गाए, तो कहीं ना कहीं कुछ यादगार, कुछ ऐसे पल? आई थिंक संगीत की अच्छी बात यह है कि आप महज काम नहीं करते हैं, आप साथ में नया कुछ कुछ सीखते हैं, और हर प्रोजेक्ट अपने आप में एक नए अनुभवों का सेट होता है। और क्योंकि हर फिल्म जो है, बिकॉज हमारा जो प्राइमरी म्यूजिक है वो फिल्म का म्यूजिक है, फिल्म है, और फिल्म म्यूजिक हमेशा एक स्क्रिप्ट, एक सिचुएशन पे बेस्ड होता है, बहुत सारे अलग डायनामिक्स होते हैं। सो हर प्रोजेक्ट का एक अलग अनुभव होता है, हर प्रोजेक्ट के अलग डायनामिक्स होते हैं। एंड बट सबसे ज्यादा जिस चीज को मैं अप्रिशिएट करता हूँ वो ये है कि मुझे लाइफ में सभी उन बड़े कंपोजर्स के साथ काम करने का मौका मिला जिनको सुनते हुए मैं बड़ा हुआ। सो चाहे वो सलीम सुलेमान हो, या चाहे वो शंकर एहसान लॉय हो, या अमित त्रिवेदी हो, चाहे रहमान साहब हो, ये सारे कंपोजर्स अलग अलग म्यूजिशियंस हैं। जैसे हर व्यक्ति अलग होता है, वैसे हर व्यक्ति का संगीत अलग होता है, और उनकी जर्नी उनका संगीत बनाती है। और इसीलिए जो मैंने जितने भी कंपोजर्स के साथ काम किया है, हर कंपोजर के साथ एक अलग अनुभव रहा है। और क्योंकि आप हर बार रियलाइज करते हैं कि आपसे बेहतर कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा है जो जानता है, आप हर चीज में 100% नहीं होते हो। सो इट बिकम्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस ऑल्सो। बट आई थिंक जितने भी कंपोजर्स के साथ मैंने काम किया है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ह्यूमिलिटी, जमीन से जुड़ा होना। आई थिंक जो टॉप क्वालिटी मैं बोलूंगा सभी बड़े कंपोजर्स की, वो ये है कि वो जमीन से जुड़े लोग हैं, उन्होंने अपनी जर्नी खुद तय करी है। और एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस ये था कि मैं एक बैकग्राउंड स्कोर पे काम कर रहा था सलीम सुलेमान के लिए, फिल्म का नाम था काबिल। तो उस दौरान जब हम लोग काम कर रहे थे तो सलीम सर ने बोला कि आप घर से काम कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। बट सबसे खूबसूरत बात ये थी कि वो घर आए एक दिन रात में, और उन्होंने वहीं पर बैठ के मेरा स्कोर चेक किया, और ही फर्दर टोल्ड मी दैट यहाँ पर ये हो सकता है, चेंजेस। तो ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स हैं। एक बड़ा खूबसूरत वाकया ये है कि मुझे मौका मिला रहमान साहब के साथ काम करने का 2 साल पहले, 2018 के एंड में। एंड उनकी सबसे बड़ी एक बात जो मुझे स्ट्राइक करी वो ये था कि जिस तरह से वो म्यूजिशियंस को रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए कोई हायरार्की नहीं है, कोई ऊपर या कोई नीचे नहीं है, उनके लिए सब बराबर है। और ये सबसे बड़ी खूबसूरत उनकी बात थी। उन्होंने मुझे जो गाना दिया था करने के लिए, उन्होंने कहा कि आप मुझे सेशन भेजिए, मैं आपके फाइनल सेशन में कुछ चेंजेस करूंगा एंड आई विल सेंड इट बैक टू यू, एंड अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप मेरे चेंजेस डिलीट कर दीजिएगा। तो ये बहुत बड़ा एक मेरे लिए, मुझे तो शौक लगा कि रहमान साहब अपना काम किया वो वापस मुझे भेज रहे और कह रहे कि डिलीट कर दो अगर पसंद नहीं आया तो ये आई थिंक बहुत बड़ी बात है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग लगती है किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए इतना सम्मान रखने के लिए। सो आई थिंक वो एक सबसे खूबसूरत वाकया था मेरे करियर का। और ऐसी बहुत सारी मेमोरीज हैं। आई थिंक वी विल फॉल शॉर्ट ऑफ टाइम टू टॉक अबाउट इट, बट आई थिंक टू सम अप these have been a few things. कुछ गाना वाना हो जाए भाई मेघदीप, कुछ गाना सुना। हाँ, मैं यही पर ये जो क्वेश्चंस की झड़ी आपके साथ लगी रहेगी, उससे पहले हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर सब आपको सुनने के लिए बेताब है, तो कुछ अगर लाइनें आप सभी के लिए गुनगुना देता हूँ।
रहे पल, याद आएंगे पल। ये है प्यार के पल, चल आवे समझे, चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, मिल जाए तो होगी खुश नसीबी। नहीं आना रहे याद ये पे। थैंक्स। थैंक यू सो मच। मतलब यहाँ पर हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैम है, वो भी आपके सॉन्ग में झूमने लगी थी। वाकई में आपने इतना अच्छा गाया है और आप वाकई में मध्य प्रदेश इंदौर की शान है। यही हम आगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे कि लॉकडाउन में आपका शेड्यूल किस तरीके का, लॉकडाउन में आप क्या कुछ नया कर रहे हैं, किस तरीके से आपका शेड्यूल रहता है? क्योंकि ऐसे अगर हम बात करें तो बहुत टाइट शेड्यूल रहता है, बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं आप लोगों के, तो अभी लॉकडाउन में क्या शेड्यूल है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? एक्चुअली लॉकडाउन का असर मेरे वर्क एनवायरनमेंट पे बिल्कुल नहीं पड़ा, क्योंकि पहली बात हम जो म्यूजिक कंपोजर्स, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं, हम लोग वैसे भी लॉकडाउन की जिंदगी जीते, क्योंकि वी डोंट हैव फील्ड वर्क एज सच, और वी डोंट हैव अ सेपरेट ऑफिस, यू नो। और संगीत ऐसा है कि वो कहीं भी हो सकता है, उसको किसी जगह या सिचुएशन की जरूरत नहीं है। और क्योंकि मैं घर से काम करता हूँ, मेरा सेटअप जो है वो घर पे है, तो मुझे एज सच बाहर निकलने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आई हैव बिल्ट अ फैसिलिटी एट माय होम। तो लॉकडाउन मेरे वर्क को उतना अफेक्ट नहीं कर पाया। इनफैक्ट जब क्योंकि लॉकडाउन चालू हुआ तो उसके बाद मेरी गतिविधियां डबल हो गई, क्योंकि सारे जितने फिल्म के क्लाइंट्स हैं उनको समझ में आ गया कि क्योंकि अब शूट्स नहीं हो सकते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन का काम नहीं हो सकता है, तो म्यूजिक ऐसी चीज है जो रुकेगा नहीं, जो चलता रहेगा। तो आई थिंक लॉकडाउन के वक्त आई थिंक जो वर्क प्रेशर था, जो वर्कलोड था, वो और डबल हो गया है एक तरीके से। और बट क्योंकि लॉकडाउन में डेडलाइंस का प्रेशर नहीं था, लॉकडाउन में क्लाइंट्स का इंटरफेरेंस नहीं था लाइफ में, तो लॉकडाउन में मैंने एक चीज ये इंश्योर करी कि मैं खुद का स्किल सेट और इम्प्रूव करूं जितने, क्योंकि आजकल का संगीत सिर्फ संगीत नहीं है, आजकल के संगीत के साथ टेक्नोलॉजी जुड़ी है, और टेक्नोलॉजी एंड द आइडिया ऑफ साउंड एंड यू नो वेरियस थिंग्स, तो ये सब चीजें एक इंटीग्रल पार्ट हो चुकी है आज के संगीत की। अगर आपके पास अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल रहे हो तो आप आज के संगीत के साथ नहीं चल रहे हो। तो मैंने ये जो लॉकडाउन का समय था पिछले 2 से 3 महीना, इसमें मैंने काफी रिसर्च में बिताया है, काफी टेक्नोलॉजिकल जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, दुनिया में कितना संगीत हो रहा है। तो म्यूजिशियंस के लिए जैसे एक एथलीट के लिए उसका डाइट है, वैसे संगीत एक म्यूजिशियन के लिए उसका डाइट है, म्यूजिकल डाइट है। एंड सही संगीत सुनना और अच्छा संगीत सुनना बहुत जरूरी है। तो मैंने ये इंश्योर किया कि मैं इस लॉकडाउन के समय मेरी जो सांगीतिक वोकैबुलरी है वो इम्प्रूव करूं, और जितना ज्यादा अपना स्किल सेट इम्प्रूव कर सकता हूं वो करूं। सो द लॉकडाउन हैज बीन प्रीटी मच एन अपग्रेड टाइम फॉर मी, एंड बिकॉज द वर्क हैज बीन ऑन, काम चालू था, तो इस कारण मैं जो भी सीख रहा था वो उसको तुरंत अप्लाई भी कर सका। आई थिंक that's what I came out with the lockdown time. ओके, अभी यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, आप उनके लिए कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे? क्योंकि सारे यंगस्टर हैं और वो आपका कोई भी फेमस सॉन्ग, फेमस तो सारे ही हैं, कुछ एक आधी जो स्वैग से स्वागत हुआ, एक स्टोरी का है, बहुत सारे सॉन्ग। अच्छा, I'll sing for you. Let's talk more, because ये सभी गाने आप अपने iTunes पे भी सुन सकते हैं, but let's talk more that is not available online, that cannot be googled. So I think let's utilize this time to talk
about something जो हमारे नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर सर 2 मिनट बीच में आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ द सेज ग्रुप के चेयरमैन सर मिस्टर संजीव अग्रवाल सर जुड़ गए हैं। सर वेलकम। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा, आप लोग ऐसे ही वेबिनार्स करते रहें और सब इतनी अच्छी हस्तियों को जोड़ रहे हैं। और जो संगीतमय होता हो तो संगीत से तो सबको खुश करता है। तो मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे साथ मैगदीप आए हैं। थैंक्स मैगदीप, आप आए हमारे सभी। थैंक यू सो मच। मोटिवेट, मतलब एक अच्छा एक प्लेजेंट माहौल मिल रहा है। आज राजू सर आपको धन्यवाद जो आप सबको लेके आए। जमुना दीदी थैंक यू सो मच सर। एवरीथिंग वेरी फाइन। तो बस अपन मैगदीप साहब को ही सुनते हैं क्योंकि ही इज अ मास्टर। आपके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी मैगदीप सर, हमारे सर जो है संगीत को बहुत पसंद करते हैं, तो एक छोटा सा गाना सर के लिए। ओके, ऑलराइट। तो मेरा ये धोनी फिल्म का एक गाना है। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्या सोचना है जाना कहाँ, ले जाए चल जाए कहाँ। सबरियां बेसब्रियां बेसब्रियां सब। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मनदीप, ऑल द बेस्ट करिए आप लोग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रतिभा, आप भी राजू सर का ऐसे उत्साह बनाए रखें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच चांसलर सर। एंड अब हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर हम बात करें संगीत की, हम बात कर रहे हैं, तो आपके अपने फेवरेट कौन है संगीत में? आप किनको अपना आइडियल मानते? खैर आप तो विरासत में ही आपको सारी चीजें मिली, फिर भी एक आइडियल जो होते हैं, आपने चूंकि पिताजी से सब कुछ सीखा है, उसके बावजूद अगर हम किसी आइडियल की बात करते हैं तो जी, आई थिंक एक ही नाम आता है जब अगर कोई भी 90s के जनरेशन का व्यक्ति है और संगीत में है, तो रहमान साहब का नाम कभी भी अछूता नहीं रह सकता इस चीज से। एंड रहमान साहब ने नहीं, नॉट जस्ट the generation of 90s, but he has affected the musical generations of at least 3 steps. So I think उनकी जर्नी और उनकी स्पिरिट और उनका जो एक यूथफुल एस्पेक्ट है लाइफ का, और वो काफी मुझे अट्रैक्ट करता है और काफी इंस्पायर करता है. So I think one of the most inspiring men in music is Rahman Saab, and the other person is Quincy Jones, who has actually produced so much for Michael Jackson. अगर हम माइकल जैक्सन के जो गाने सुनते हैं, इनिशियल, थ्रिलर और ये सब, so it is because of Quincy Jones. So I think these are 2 of the people I really look up to. और अगर मैं बात करूं रहमान सर की, आपने बात की है, तो उनका ऐसा कोई सॉन्ग जो आपको छू गया हो कि वाकई में? आई थिंक ऐसे बहुत सारे गाने हैं, क्योंकि उनका जो स्पेशली जो 90s और अर्ली 2000s की फिल्म्स थी, क्योंकि उस दौरान फिल्में भी ऐसी बन रही थी जो कि स्क्रिप्ट ओरिएंटेड थी, जो कि सिचुएशन बेस्ड थी. एंड उस वक्त का संगीत काफी ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद बनता था. इट वाज नॉट सो इम्पल्सिव एंड ऑल. तो उनके कुछ साउंड ट्रैक्स हैं, जैसे मंगल पांडे है, जो कि काफी अंडररेटेड सॉन्ग्स है, जस्ट बिकॉज दे डिडंट, यू नो, सॉन्ग्स एंड स्कोर्स, इवन फिल्म स्कोर्स देखा जाए तो, जो कि बहुत हिट नहीं हुए एक तरीके से, इनको प्रमोट नहीं किया गया, बट विच आर अ फ्यू हिडन ज्वेल्स, यू नो. सो मंगल पांडे इज वन, बोस द फॉरगॉटन हीरो इज वन, एंड इवन उनका एक
लंदन ब्रॉडवे का शो था जिसका नाम था सलाम बॉम्बे, जो कि सॉरी बॉम्बे ड्रीम्स, सॉरी, सो बॉम्बे ड्रीम्स वाज अनदर ह्यूज म्यूजिकल। तो ये उनके काफी सारे खूबसूरत साउंड ट्रैक्स हैं और किसी एक साउंड ट्रैक पे पिन पॉइंट करना बड़ा अनफेयर रहेगा। फिर भी एक जो आपको पसंद आया हो, क्या सर के तो सारे ही सॉन्ग बेस्ट है, फिर भी एक जो आपको लगा हो कि यस ये बिल्कुल मुझे छू गया? आई थिंक उनका रिसेंट में एक गाना था, एक तमिल फिल्म थी काट्रे वेलियदिल, उसका गाना था वान वरुवन, व्हिच वाज वेरी ब्यूटीफुल। और काफी टाइम बाद रहमान साहब और मणिरत्नम जी एक साथ वापस आए थे एक फिल्म करने के लिए। उस गाने को आगे चल के नेशनल अवार्ड भी मिला। सो दैट इज वन सॉन्ग दैट आई रियली लाइक। इट्स अ तमिल सॉन्ग, वान वरुवन, सो इट्स ब्यूटीफुल। या ओके, अगर मैं यहाँ पर आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी तो आप कहेंगे कि अभी थोड़ा सा आप पूछिए, फिर आप रिक्वेस्ट करिएगा। I think enough songs, enough songs, let's talk. Because in fact हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आपको सुनने के लिए, उनके लिए क्या आप सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं? Trust me, I'm out of songs now. एक स्वैग से सॉन्ग है। What we'll do is when we'll close the session, I'll sing one song for them because I'm here to talk to everybody. And I would be more happy to share my life experiences, my outlook, because songs are something everybody can hear anywhere. So let me share what is not available on the internet, and that let's make this talk more enriching for everybody. Okay, no issue sir. अगर हम आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो किस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे आप अभी वर्क कर रहे हैं लॉकडाउन में? क्या नए सॉन्ग आप लेके आने वाले, किस थीम पे? आई थिंक अभी मेरा सबसे जो पसंदीदा और प्रोजेक्ट दैट आई एम वेरी थ्रिल्ड फॉर इज द बायोपिक ऑफ साइना नेहवाल, जो कि मैं अमाल मलिक के साथ काम कर रहा हूँ इस फिल्म पे। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि बहुत लंबे अरसे के बाद कोई यंग कंपोजर फिल्म के गाने भी कर रहा है और स्कोर्स भी कर रहा है, और इसीलिए ये फिल्म का एक साउंड, एक इंटीग्रल साउंड है। एक फिल्म बहुत सिचुएशनल है, बहुत काफी इंस्पायरिंग है बिकॉज इट्स अ स्पोर्ट्स फिल्म। अमोल गुप्ते इसको डायरेक्ट कर रहे हैं एंड वी बीन रिकॉर्डिंग म्यूजिशियंस अराउंड द वर्ल्ड। हमने लॉकडाउन के टाइम पर, इंडिया में लॉकडाउन चल रहा था बट उसी वक्त मैसेडोनिया में लॉकडाउन खुल चुका था, तो हम लोगों ने मैसेडोनियन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा को रिकॉर्ड किया। इट वाज अ नाइस अबाउट 50 piece orchestra. We've been recording musicians from different parts of the globe. So Saina Nehwal ka biopic is something that I'm really looking forward to. Also, the second project I'm working, the other 2-3 projects I'm working are for Pritam Da. One is a film called Lal Singh Chadda, जो कि आमिर खान की फिल्म है, इस साल late 2020 में आएगी. The other film is 83, biopic of Kapil Dev, and there's another film called RX100, which is I'm still working on it right now, which is a remake of a Telugu film. So ये 2-3 projects हैं जो कि upcoming हैं, and that I can reveal about. Okay, राजीव सर आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं? क्वेश्चन के बजाय थोड़ा सा इंफॉर्मेशन में एडिशन कर रहे हैं। आप लगातार मेघदीप को इंदौर का बोल रही हैं। आज की डेट में मेघदीप का होम टाउन भोपाल है। पापा भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं भोपाल से ही, हमारे पड़ोस से। मैं क्या पूछूं मेघदीप से, यू नो इनकी प्रतिभा हमारी साइड से कोई पूछना चाहे तो आप पूछ लीजिए, या साक्षी मैम आप कुछ पूछना चाहें तो आप कुछ पूछिए। आई रिक्वेस्ट यू ईडी मैम। एक्चुअली आई हैव वन क्वेश्चन। मेघदीप सर, देखिए आप जब वहां गए तो मतलब इट्स अ वेरी कम्पिटिटिव इंडस्ट्री इफ यू टॉक अबाउट बॉलीवुड एंड पूरे ये वाले एरिया में बहुत सारे लोग जाते हैं, एंटर होते हैं, बट कुछ ही लोग ऊपर पहुंच पाते हैं। तो आपने अभी भी जो स्ट्रगल होती है, आपने कुछ करा है, आपकी और उम्मीदें होंगी बहुत कुछ करने की इस इंडस्ट्री में, बट जो आपने अचीव करा वो भी बहुत है। जो लोग कुछ जो यहाँ पे म्यूजिशियंस करना चाहते हैं, तो हमारे यूनिवर्सिटी में भी ऐसे बच्चे हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स इंस्टीट्यूट में जो जर्नलिज्म में ऐसे बच्चे हैं जो अपना एक बॉलीवुड में मार्क छोड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे कि उनको, आप जैसे भोपाल से हैं तो वहां पे एक तो भोपाल का क्या इंप्रेशन है, टियर 2 टियर 3 सिटीज का क्या इंप्रेशन है, कैसे बिहेव करा जाता है, आपको क्या स्ट्रगल्स मिली और उन लोगों के लिए? I think it's a very good question, and I think this is the best question of the session so far. You know, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा
अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जैसे मैं संगीत कर रहा हूँ और मेरे लिए मैं सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी चीज से करता हूँ दुनिया में तो वो संगीत है, तो संगीत आपके लिए स्ट्रगल नहीं हो सकता है। स्ट्रगल तब होता है, वो स्ट्रगल तब कहलाएगा जब आप अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं। तो स्ट्रगल जो है, इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल। इट इज स्ट्रगल इज अ वेरी पेरिफेरल थिंग, you know, because you are doing what you love, so you cannot be struggling into it, right? But because you want to achieve a stability in what you love, is when you have to fight for the peripheral things. दो तीन चीजें हैं मेन जो जिन चीजों से मुझे गुजरना पड़ा, एंड ऐसी दो तीन चीजें हैं जो मेरे करियर में पाइवटल रही। नंबर वन ये कि संगीत को अभी भी को करिकुलर माना जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। गाना बजाना बोला जाता है, अभी भी उसको एक आर्ट का दर्जा शायद बहुत कॉमन हाउस होल्ड में नहीं मिला है। यू नो, पेरेंट्स इंडियन आइडल देखते हैं, सारेगामा देखते हैं, बट जब उनका बच्चा बोलता है कि मुझे म्यूजिक करना है, उनका परसेप्शन एकदम चेंज हो जाता है लाइफ के लिए। उनका बोलते हैं कि नहीं, पहले पढ़ लिख ले। बट मैं हर उस परफॉर्मिंग म्यूजिशियन और हर उस म्यूजिशियन आर्टिस्ट या क्रिएटिव म्यूजिशियन से बोलना चाहूंगा कि म्यूजिक इज नॉट अ करियर ऑप्शन, कि आप 12th क्लियर कर लो, आप आप ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद यू कैन थिंक ऑफ गेटिंग इनटू म्यूजिक। म्यूजिक इज द टफेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड बिकॉज इट इज इंटेंजिबल। आप ना उसको छू सकते हो, ना आप उसको देख सकते हो, ना आप उसको टेस्ट कर सकते हो, ना आप उसको एक तरीके से इट्स इंटेंजिबल, इट इज गॉडली, यू नो। तो आप अपना करियर एक ऐसी चीज पे बना रहे हो जो कि इंटेंजिबल है, जो किसी को दिखती नहीं। तो उस चीज को मास्टर करने के लिए आपको कितने साल की मेहनत, कितने साल का ऑन फील्ड वर्क लगेगा, आप वो सोचिए। मैं आज संगीत में इसलिए यहाँ तक पहुंच पाया हूँ क्योंकि मैं बचपन से ये कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ऑब्जर्वेशन करने का मौका मिला है, ऑब्जर्व करने का मौका मिला है। बचपन से मैंने बड़े बड़े संगीतज्ञों को उनका बेस्ट करते हुए देखा है। So the point is that music has to start from a very early point of age. यहाँ पर जितने पेरेंट्स हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि संगीत एक को करिकुलर एक्टिविटी नहीं है। आप अगर बड़े देशों में, जो दूसरे देश हैं, जो दूसरे डेवलप्ड देश हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम अगर आप देखें तो वहां पर म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके करिकुलम का। एवरी स्टूडेंट हैज टू लर्न एटलीस्ट वन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड, क्योंकि कोई भी आर्ट जो होता है वो आपको यूनिकनेस अप्रिशिएट करने का एक आउटलुक देता है। आप दूसरों की यूनिकनेस, दूसरों का डिफरेंस समझने में और उनको अप्रिशिएट करने में आप सक्षम हो जाते हो। संगीत ये सिखाता है कि हर व्यक्ति अलग है और हर व्यक्ति की यूनिकनेस है। नाउ कमिंग बैक, इसीलिए पहला चैलेंज तो मेरे लिए ये था टू कन्विंस एवरीबॉडी अराउंड मी कि मैं संगीत कर सकता हूँ। मेरे पास वो है जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। नाउ दिस इज लिंक टू योर क्वेश्चन कि देयर आर मेनी हु डोंट मेक इट। देयर आर 2-3 मेन फैक्टर्स अबाउट इट। नंबर वन इज दैट अगर व्हेन यू से दैट मैं अपना मार्क छोड़ना चाहता हूँ म्यूजिक में, इट मीन्स दैट आई एम नॉट हियर टू मेक हिट सॉन्ग्स एंड बी फेमस। आई एम हियर टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द फील्ड ऑफ म्यूजिक। आज जो भी बड़े अवार्ड्स होते हैं, जो भी बड़े, कोई भी अवार्ड देख लो आप, अवार्ड में मेंशन होता है फॉर एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ सो एंड सो। इसका मतलब आप पैसा कमाने के लिए या शोहरत कमाने के लिए उस फील्ड में नहीं आए, आप उस फील्ड में एक डिफरेंस लाने के लिए आए हैं। और जब आप वो डिफरेंस लाते हैं तभी आपको वो रिकॉग्निशन मिलता है। अब आप वो डिफरेंस कैसे लाएंगे? व्हेन यू नो दैट व्हाट इज इट दैट कुड बी चेंज्ड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। अगर आप किसी रूम में जाते हैं और वो रूम गंदा है या वो रूम की एक पर्टिकुलर सेटिंग है, आप वो सेटिंग चेंज करना चाहते हो कि मेरे अकॉर्डिंग इस रूम का सेटिंग ये है। संगीत इंडस्ट्री वैसी ही है कि अगर आपके पास अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है संगीत को लेके कि मैं ये देना चाहता हूं इस संगीत के फील्ड को, आप तभी अपना वो मार्क पूरा कर पाओगे। नाउ ये तो हो गया आपका ओपिनियन या आपका पॉइंट ऑफ व्यू या आपका विजन, जो कि सर्वोत्तम है, जो कि सर्वप्रथम आता है कि आप क्या सोच रखते हैं। बट उस विजन को पूरा करने के लिए यू नीड 2 more थिंग्स। वन इज प्राइमरीली द टैलेंट एंड स्किल्स, कि आपने कितना अपने आप को पॉलिश किया है। एक डायमंड को भी कटना पड़ता है ताकि वो एक ऑर्नामेंट बन सके या उसकी एक कीमत आ सके मार्केट में।
So वैसे ही to be commercially available, a musician has to go through tremendous amount of practice, through tremendous amount of skill development. You know, मैं आज इस position पे हूँ, but I still spend time learning about new things, learning about ways of playing an instrument, learning about new technologies, learning about new genres that are being developed. So building up of your talent and skills is very important, because अगर आप सोचते हो कि मैं गाड़ी ऐसा चलाऊंगा, बट आपको गाड़ी चलाना नहीं आती, you want to win a Grand Prix, but you don't know how to drive a vehicle, there's you won't be able to make it, right? So you have to develop certain skill sets which are unparalleled or at least unique to yourself, you know. तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि आपको अपना स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा. नंबर 2 इज कि व्हेन यू वांट टू अचीव दैट विजन, यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड. क्योंकि जैसे हमारे कंपनीज जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें इंटर्न्स होते हैं जो कि किसी के अंडर कुछ वक्त पर्टिकुलरली काम करते हैं, एंड देन इवेंचुअली इन द फ्यूचर दे आर प्रमोटेड टू अ पर्टिकुलर डेजिग्नेशन इन द कंपनी एज एन एम्प्लॉय. म्यूजिक इंडस्ट्री is pretty much you know in a similar format, जहाँ पे you have to work under somebody. जो हमारे इंडिया का जो, क्योंकि हमारा इंडिया इतना एडवांस कंट्री है, हमारे यहाँ ऑलरेडी हमारे एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में गुरुकुल सिस्टम था, which is actually an apprenticeship pattern, कि जहाँ पर आप गुरु की सेवा करते हो काफी टाइम तक. You work under somebody, you learn under somebody, you live your years you know learning and being on the field, you know. So basically जो गुरुकुल पैटर्न है वो म्यूजिक का फाउंडेशन है, where you have to be an apprentice to somebody and learn their school of thought, or, you know, become a part of their school of thought. So when you acquire skills and when you gain experience being on the field while working or observing, you know, that is when you are able to become a part of a mainstream music industry. So to sum your question, to how would you make it to the film industry or to a good place in the world of music is by having a vision. Number 2, having enough skills to fulfill that vision and having enough experience to execute the above two. है ना? And as far as the skill part is concerned, whoever wants to do music must start very early and take it seriously. And having a quality music education is very important. Don't treat it as a gana bajana ki, you know, it is easy, ho jayega. You know, making a career in music does not mean going out for Indian Idol, going out for Saregama, going out for any reality show. You know, ये रियलिटी शोज भी आपको तभी एक प्लेटफॉर्म दे पाएंगे जब आपके पास एक बेसिक लेवल ऑफ टैलेंट होगा. If you don't have talent, you won't be able to showcase it, and any big platform won't be able to suffice. So I think having a foundation is what everybody must opt for. Don't hesitate to practice. अगर आपने 10 घंटा किया प्रैक्टिस तो आप 12 घंटा प्रैक्टिस करिए. But practice is something that is very important. I think that way I would sum the answer to your question. Thank you so much, Megdeep sir. इससे ही related actually, because I do agree with every sentence that you have said, and इसमें बहुत सारे लोग, जैसे आपने बोला था ना कि कीमत आपको पता चल गई, वैल्यू की, डायमंड का आपने उसमें लिया था, तो क्या है पेरेंट्स भी आज के, जैसे मैं इंडियन मेंटालिटी की बात करूं तो उनको स्टेबिलिटी देखते हैं कि बच्चे की फ्यूचर मतलब स्टेबल रहे, और स्टेबिलिटी जब वो लोग देखते हैं तो उनको कुछ करियर ऑप्शन सिर्फ दिमाग में आते हैं, जिसमें म्यूजिक इंडस्ट्री इज नॉट देयर अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ. उनको बेसिकली इंजीनियरिंग हो गया, MBA हो गया, ये चीजें आती हैं. और पेरेंट्स के बारे में भी सोचें तो उनको है कि अपने बच्चे के बारे में वो सबसे अच्छा करना चाहते हैं. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे शिक्षा उन लोग के लिए, अवेयरनेस उन पेरेंट्स के लिए बहुत नेसेसरी है कि हाउ म्यूजिक कैन ऑल्सो बी अ स्टेबल करियर, एंड इज इट अ स्टेबल करियर. तो हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं जिनके बच्चे हैं जो स्कूल में जा रहे हैं, प्रोबेबली म्यूजिक में भी इंटरेस्टेड होंगे. उन लोग के लिए आपकी क्या मैसेज है, अगर वो फ्यूचर में म्यूजिक उनको कैसे सफाइज कर सकता है? आई थिंक पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी एडवाइस तो, सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस तो मेरी यही रहेगी कि आप अपने बच्चों का फ्यूचर ना डिसाइड करें, बच्चों को अपना फ्यूचर डिसाइड करने दो. बिकॉज हर व्यक्ति का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और जरूरी नहीं है कि आप जो सपने देखते हैं वो बच्चा वही सपने पूरा करने में लगेगा. क्योंकि हो सकता है कि आपका बच्चा कुछ और फील्ड में, कुछ अलग फील्ड में बहुत बड़ा नाम कर जाए,
you know, but just because you are trying to mold your child into your standards of career options or your standards of life, the child may not survive, you know. I am a survivor, you know. I have come through a system where music is not considered as a career, as a stable thing, you know, but I worked hard for it. Any child would work hard if the child is passionate about it, you know. So I think सबसे important बात ये है कि parents you know, just because somebody is underage, that somebody should not be treated as a child, you know. You know, हमारा सिस्टम तभी चेंज होगा जब हम अपने से छोटे लोगों को भी हमारे बराबर ट्रीट करें, एंड उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी उतना ही महत्व और उतना ही इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट दें जितना हम हमारे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को देते हैं. सो जहां तक करियर सिलेक्शन की बात है, इट इज, यू नो, जैसे मैंने बिगिनिंग में बोला कि मेरे पिताजी ने कभी भी मुझे फोर्स नहीं किया म्यूजिक सीखने के लिए. ही लेट मी चूज माई ओन गुरुज इन द फ्यूचर, यू नो. ही नेवर टोल्ड मी कि तू इससे सीख, तू इनसे सीख, तू ये यहाँ पे सीख, go for this learning. He never did that. He never ever pushed me to learn anything unless I felt like. So parents को मैं ये कहना चाहूंगा कि it has to be something that has to come from within. अगर ये एक्सटर्नली आप पुश करेंगे किसी भी चीज को, तो शायद बच्चा आपके सम्मान के लिए वो काम करेगा, बट शायद आपका बच्चा खुश ना रहे, you know. बट अगर बच्चे के अंदर से एक कॉलिंग आती है किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए, आई सजेस्ट दैट सपोर्ट हिम, बिकॉज इन दी एंड एज पेरेंट्स आप अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं. भले ही, यू नो, अगर आपका बच्चा सक्सेसफुल भी है, बट अगर वो खुश नहीं है लाइफ में, सो यू मे कॉल योरसेल्फ एज अ फेल्ड पेरेंट, यू नो, इन द फ्यूचर. बट अगर आपका बच्चा 1000 रुपए कम कमाए, बट अगर वो खुश है, और अगर इफ ही एंड्स अप एज अ गुड चाइल्ड, यू आर सक्सेसफुल एज अ पेरेंट, यू नो, बिकॉज उस बच्चे ने अपनी लाइफ खुद बनाई है, यू नो. सो आई सजेस्ट, आई रिक्वेस्ट ऑल पेरेंट्स दैट अपने बच्चों को मौका दीजिए, क्योंकि एवोल्यूशन के हिसाब से हर जनरेशन का ब्रेन बढ़ता जा रहा है एक तरीके से, देयर कैपेसिटीज आर इंक्रीजिंग, एंड हम देख भी रहे हैं. So I think let's allow our generations, our further coming generations, to make their own decisions, you know. We can, आपका जो experience का खजाना है, आप जरूर उनके सामने रखिए कि, you know, according to me this is what should happen, but it's your life and you take a decision about it, you know. कभी-कभी हम parents बहुत protective हो जाते हैं, and वो ओवर प्रोटेक्टिव जो एटीट्यूड है लाइफ के प्रति, जो एक इतनी पॉजिटिवनेस है बच्चों के लिए, कभी-कभी आई थिंक इट एंड्स अप, यू नो, ऑन अ सार नोट, एंड बाय द टाइम योर चाइल्ड हिट्स देयर 40s और 50s, उनके मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए क्योंकि मम्मी या पापा को चाहिए था इसलिए मैंने ये किया, एंड नॉट बिकॉज आई वांटेड टू डू इट. सो आई थिंक सक्सेस का क्वोशंट वहीं से चेंज हो जाएगा, as and when you allow your child to take decisions about their career. Right. And ऐसे ही एक, जमुना मैम सॉरी, एक लास्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था बस. Sure, ma'am, sure. बहुत ही सही कह रहे हैं सर आप. हम लोग के स्कूल भी हैं, सेज इंटरनेशनल स्कूल करके हमारे भोपाल में स्कूल भी है, शायद आपने सुना हो, तो उसकी भी टीचर्स हैं यहाँ पे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा लेसन है कि कभी भी एक तरफ से नहीं सोचें. हो सकता है बच्चा कुछ और करने में हो, तो उसके लिए मोटिवेट करें, पेरेंट्स को भी अपन मोटिवेट करें, उनको भी समझाएं, उनको ये शिक्षा दें. साथ ही में जैसे आप ये वाले इंडस्ट्री में है, तो आपने ऑफ कोर्स फेलियर्स भी देखे हैं इसमें, बहुत बार आपको रिजेक्शन भी मिला होगा. तो जब जिंदगी में रिजेक्शन मिलता है और ऐसी चीज पे जो पॉपुलरली भी मतलब हम लोग, आप रिजेक्शन को कैसे लेते हैं और आप उससे कैसे उभरते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग रिजेक्शन लेके अपने आप को कोसते हैं या फिर डाउन हो जाते हैं, बट आप आगे बढ़े हैं उनको, तो कैसे आप उस टाइम पे आपने क्या सोचा दिमाग में और कैसे आगे बढ़े? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सबसे पहली बात तो रिजेक्शन का मतलब है कि दूसरा व्यक्ति आपको उत्तम नहीं मानता है, दैट इज रिजेक्शन, राइट. अगर हम सही मायने में देखें तो रिजेक्शन का मतलब यही हुआ कि आप किसी और के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली खरे नहीं उतरे, ठीक है. बट क्योंकि मैंने रिजेक्शंस को बड़ा पॉजिटिवली लिया पूरे लाइफ में, बिकॉज मुझे पता था कि मैंने अपना 100% दिया, मुझे पता था कि मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी अपने काम में, और मुझे अंदर से 100% विश्वास था कि मैंने 100% नहीं 300% दिया है अपने काम में. बट अगर मैं किसी और के स्टैंडर्ड्स पे खरा नहीं उतर रहा हूं, तो वो उस व्यक्ति की प्रॉब्लम है,
और वो उस व्यक्ति का इशू है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या काम किया है. सो इट इज ऑल अबाउट वेटिंग अबाउट द राइट टाइम, वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कि मेरा सही वक्त और सही सिचुएशन आएगा तब मुझे सही अप्रिसिएशन मिलेगा. नाउ फॉर एग्जाम्पल 2014 में मैं एक फिल्म पे काम कर रहा था, और मैंने उस फिल्म के सारे एल्बम, पूरा फुल एल्बम मैंने प्रोड्यूस किया था उस फिल्म का. एंड देन इन अ कपल ऑफ मंथ्स द फिल्म प्रोड्यूसर कम्स इन एंड ही रिजेक्ट्स ऑल ऑफ द सॉन्ग्स आई हैव डन, ऑल ऑफ द वर्जन्स आई हैव डन. एंड आई डिडंट फील बैड अबाउट इट. थोड़ा बुरा लगा ऑफ कोर्स कि मैं इतने टाइम से उस फिल्म के म्यूजिक पे काम कर रहा था. बट देन ऑन अ सेकंड नोट आई फेल्ट दैट ये उनका प्रॉब्लम है, ये उनका टेस्ट है. Now, just because they are giving me a report card does not mean that I am not worthy or I am not capable enough. But एक गाना जो उस वक्त रिजेक्ट हुआ, आज वो गाना, एक गाना जो उस वक्त उस व्यक्ति को सही नहीं लगा, उस व्यक्ति ने रिजेक्ट किया, आज हर गाना आज एक हिट सॉन्ग के तौर पर हम सुन सकते हैं. मैं नाम नहीं लूंगा उन गानों का, क्योंकि the new may actually relate to it. But every song that got rejected then now today is a hit song in some other film, you know. And so I think rejection is very subjective. It is something that has to do with somebody else's standards and ideas, you know. जैसे स्कूल में आप फेल होते हो, तो वो आप स्कूल के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से फेल हुए हो, आप अपनी लाइफ में फेल नहीं हुए. You know, you've just scored few lesser marks in particular subjects. But then if you are a good person in the end, and if you know what you want to do in life, a report card cannot certify your validity as a human and as what you can churn out in your life. So I think it is very subjective, and rejection is nothing but somebody else not agreeing to what you've done. It's just that. Yeah, but totally agreed, Mehdeep sir. Thank you so much. Now, Jamna ma'am, please up. थैंक यू सो मच मैम. एंड मैं अब जानना, ये तो बात बिल्कुल सही आपने बोली. हमारे ऑनरेबल चांसलर सर भी यही कहते हैं कि किसी भी चीज के पीछे आपकी पॉजिटिविटी होना चाहिए, तो रिजेक्शन और ये नेगेटिविटी कहीं सामने आती नहीं है. मैं अब आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आपके कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी रहे, तो अपकमिंग आपके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो सो ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट जो है BFI, जो कि which is a very renowned and very prestigious film institute in the world. So British Film Academy जो है, उनकी एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है Mermaid. So उस पर्टिकुलर फिल्म में मेरे 2 गाने हैं, एंड मैंने कुछ UK based आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया है. So that is an upcoming project, and plus I am co-writing music with a few other artists across LA and UK. So everything is under the carpet right now. Everything is unnamed and untitled, but these are the coming projects. थैंक यू सो मच. आपसे मिलकर वाकई में बहुत अच्छा लगा, और आज हमारे लिए, हमारे बीच में हमारी चेयरपर्सन मैम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैम, चांसलर सर, सभी ने इस सेशन के लिए स्पेशली हमारे साथ टाइम निकाला. अब जाते जाते आपने जैसा कि कहा था कि मैं गुनगुना कर ही जाऊंगा, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ गाना गा दें. अच्छा, ठीक है. तो मैं आई विल सिंग अ सॉन्ग which is very close to my heart. आपको झुकाना तो पड़ेगा ही. So I'll sing one song which is something which actually catapulted everything for me. आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ न होठों से बयां. खुद से नाराज क्यों बेआवाज क्यों, मेरी खामोशियां है सजा. दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता, इस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरा तेरा, कि मैं हूँ हीरा तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा.
Thank you. Thank you so much, Megdeep. And a special thanks to our respected ma'am, ED ma'am, chairperson ma'am, chancellor sir, Rajiv sir. और आपने इतने कम समय में इतने शॉर्ट नोटिस पर आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इतना वंडरफुल सेशन ऑर्गेनाइज किया राजीव सर. और स्पेशल थैंक्स टू हमारे गेस्ट. यस सर, प्लीज. मेघदीप से आप इस समय सब लोग सुन रहे हैं, कमिटमेंट ले लीजिए कि सेज यूनिवर्सिटी में कब आ रहे हैं लाइव. यस, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि अब हम आपसे ये चाहेंगे कि आप बता दीजिए डेट और टाइम जिस दिन आप सेज यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं. बिल्कुल, जैसे ही कोरोना का कहर खत्म होता है, पब्लिक गैदरिंग सेफ होती है, मैं जरूर आऊंगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Thank you so much, everyone. Thank you, ma'am. Thank you. Bye. Thank you, ma'am.